नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला मैं आपके सम्मुख लेके उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक चित्रकला विषय से रहने वाली है, जो आगामी 8 अगस्त को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये महत्वपूर्ण श्रृंखला मैं आपके सम्मुख से लेते हुए आया हूँ, क्योंकि इसी श्रृंखला से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। इतना आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी बच्चों के मुझे पर्सनली मैसेज आए थे कि सर एक लास्ट वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं आपके सम्मुख से ये 50 नंबरों की एक श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ। इसमें टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। वो श्रृंखला आपके सम्मुख से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए। इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो कह रहा है आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खोली गई है। जो भारत में आधुनिक संग्रहालय है, कला की आधुनिक संग्रहालय है, उसकी दूसरी शाखा कहाँ खोली। आपको पता है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब इसकी दूसरी शाखा खोली गई है। ये शाखा कहाँ खोली गई है ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो शाखा खोली गई है ये बेंगलुरु तथा ये मुंबई के अंतर्गत ये दो शाखाएं खोली गई हैं। यदि प्रश्न के अंतर्गत मुंबई आता है तो उसे मुंबई कीजिएगा, अगर मुंबई नहीं आता है बेंगलुरु आता है तो उसे बेंगलुरु टिक कीजिएगा, क्योंकि ये दूसरी शाखा खोली गई है चित्रकला के संग्रहालय के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। आकृतियों से स्पर्श होता है। देखिए, हम आकृतियों से क्या स्पर्श होता है, देखिए मैं आप लोगों को ज़्यादा विस्तार पे ना बताते हुए प्रश्नों को डिटेलिंग वाइज बताते हुए चलता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डिटेल में बताना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आकृतियों से स्पर्श क्या होता है। जब हम कोई आकृति से किसी चीज़ का चित्र का निर्माण करते हैं उससे क्या स्पर्श होता है ये आपको बताना है। देखिए, जब हम किसी आकृति से किसी रेखाओं से किसी आकृति को बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद जो हमें जो रूप जो प्राप्त होता है वो एक क्या होता है, आकृति के रूप में क्या होता है, रूप प्राप्त होता है। मैं कहूँ कि मेरा पोर्ट्रेट कोई बनाए, तो जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो उसका मुझे देखने को क्या मिलेगा, वो मेरा एक रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको रूप के आधार पर इसे वर्णित किया गया है। आकृतियों से जो स्पर्श होता है वो रूप स्पर्श होता है। ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार होता है। जब हम किसी मकान का न्यू बनाते हैं या उसकी डिजाइन बनाते हैं तो वो रेखाओं का परिप्रेक्ष्य के तौर पे कैसा होता है ये आपको बताना है। देखिए, जब एक मकान का जब अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो वो एक रेखीय परिप्रेक्ष्य का हमें रूप देखने को मिलता है। देखिए, रेखाओं के परिपूर्ण रूप से जो आलेखन तैयार होता है, जो डिजाइन प्राप्त होता है वो रेखीय आलेखन के आधार पर ही प्राप्त होता है। देखिए, जब रेखाओं के माध्यम से ही तो हम किसी डिजाइन का निर्माण करते हैं, वो रेखाओं के बिना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये रेखाओं से परिप्रेक्ष्य की होता है। अब कला क्या है, अब आपने पढ़ा होगा कला का सिद्धांत पढ़ा होगा, कला की परिभाषा पढ़ी होगी, कला के सिद्धांतों के अर्थों का विवेचना की होगी। अब इसके अंतर्गत हमें देखना है कला क्या है। अब कला क्या है, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रांकन। कला क्या होती है, जब कोई कलाकार किसी चित्र को बनाता है वो अपनी अनुभूति के आधार पर उसको चित्रांकन करता है और वो जो परिदृश्य पूर्ण रूप से प्राप्त होता है हम उसे ही कला कहते हैं। ठीक है, अब ये इसका इस श्रृंखला का चौथा प्रश्न ये इस प्रकार से, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं। देखिए, अजंता के जो समकालीन चित्र, पहले तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक पुराने चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये प्राप्त होते हैं, बाघ गुफाओं के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलते हैं। अब कह रहे हैं कि अजंता के समान चित्र किस गुफा के अंतर्गत मिलते हैं या कहाँ प्राप्त होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब अजंता के जो समकालीन, अजंता के समान, समकालीन का मतलब होता है जिस प्रकार से रेखाएं अजंता के अंतर्गत खींची गई हैं उसी प्रकार की रेखाएं इस गुफा के अंतर्गत भी खींची गई हैं। ये गुफा कौन सी है ये आपको बताना है। ये बाद गुफा है जहाँ पर अजंता के समकालीन चित्र यहाँ प्राप्त होते हैं। मान लीजिए वहाँ पर बेल बूतों का चित्रांकन किया गया है या वास्तु चित्रांकन किया गया है या मूर्ति निर्माण किया गया है या स्थापत्य कला का एक अंकन किया हुआ है, उसी प्रकार का अंकन आपको बाघ गुफा के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। ठीक है,
अब बात करते हैं, अब 5वें नंबर का जो प्रश्न है, भिक्षु बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है। जो भिक्षु के रूप में गौतम बुद्ध को दिखाया, बुद्ध जी को दिखाया गया है, उसका चित्र कौन सी गुफा के अंतर्गत ये वर्णित है, ये आपको बताना है। भगवान बुद्ध का जो चित्र है, भिक्षु जब अपनी माता से या यशोधरा से क्या होता है भिक्षा मांगने का ये चित्र बनाया हुआ है। ये चित्र अजंता की कौन सी गुफा के अंतर्गत वो चित्रांकन है, ये कौन सी गुफा के अंतर्गत ये है, कौन सी गुफा संख्या के अंतर्गत है, ये आपको बता। देखिए दोस्तों, ये गुफा नंबर 17 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, भिक्षु के रूप में गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब बुद्ध का जो चित्रांकन है वो भिक्षा मांगने के रूप में ये चित्रांकन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 6 नंबर का जो प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। देखिए, पहाड़ी शैली के अंतर्गत किन रंगों का सारथी रूप में प्रयोग किया गया है। यदि मैं बात करूं पहाड़ी शैली के अंतर्गत, तो उसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया है, डार्क कलरों का प्रयोग किया है। क्योंकि इस समय के जो चित्रांकन हो रहे थे पहाड़ी शैली के अंतर्गत, वो बहुत ज़्यादा डार्क उनमें किया जाता है। उससे क्या होता है, जो पेंटिंग बना रहे थे, जो आलेखन जो बना रहे थे, वो उभर के सम्मुख से आ रहे थे। क्योंकि इस समय जो रंगों की यदि हम बात करें तो इसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। यदि हम कहें चटक रंगों का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है, गहरे रंगों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जा रहा था। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 7वें नंबर का प्रश्न, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। अब ऐसे कौन सा चित्रकार है जिसके द्वारा चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। देखिए, आधुनिक चित्रकारों की यदि हम बात करें, उसके अंतर्गत ऐसा एक चित्रकार है जिन्होंने चटक रंगों का प्रयोग किया गया है अपनी पेंटिंगों में। यदि हम बात करें उस चित्रकार का, यामिनी राय द्वारा चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला। अब सभी चित्र किसे कहते हैं। देखिए, ये व्यक्तित्व चित्रण को कहते हैं। हूबहू जो चित्रांकन हुआ, ये व्यक्ति का चित्रांकन। ये जो मान लीजिए मेरा एक पोर्ट्रेट बन रहा है, तो उसको यदि हम मुगल काल की दृष्टिकोण से देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, तो उसको सभी चित्रण कहते हैं। व्यक्ति का हूबहू चित्रांकन करना उसे सभी चित्र कहा जाता है। ये किसके समय में फली फूली, ज़्यादातर अगर हम कहें व्यक्ति चित्रण या सभी चित्रणों को जिसके समय में सर्वाधिक पहचान मिली, वो आपके अकबर के समय में ये सारथी रूप में सभी चित्रों को बनाने का श्रेय अकबर के काल को जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक चीज और देखने को मिलेंगे, क्योंकि अकबर के शासनकाल में अकबर ने अपने जो राज दरबारी हैं या कहें अपना स्वयं का व्यक्तिगत चित्रण को सर्वाधिक रूप में बनाया, दरबार चित्रांकन किया। यदि उसके प्रांत में कोई भिक्षु के रूप में या ऋषि मुनि आते थे तो उनका भी पोर्ट्रेट वो बनवाया करता था। और तो और अपने जो सैन्य प्रति हैं और सैनिकों जो उच्च औहदे में बैठे हुए जो सैनिक थे, उनका भी चित्रांकन अकबर द्वारा किया गया है। तो इस समय की यदि हम बात करें तो अकबर के समय व्यक्ति चित्रण या सभी चित्रणों का बोलबाला सारथी रूप में रहा था। इसलिए ये जो व्याख्या हुई, जो सभी चित्रण, वो अकबर काल में सारथी रूप में देखने को हमें प्राप्त हुई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, इसी श्रृंखला का 9वें प्रश्न की बात करते हैं। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। सशक्त ठोस रूप में जो चित्रांकन किया करते थे, ठीक है, ऐसे कौन से चित्रकार हैं, कौन ऐसे चित्रकार हैं जो सशक्त, एकदम सशक्त रूप में जो चित्रांकन रेखांकन करते थे, वो कौन चित्रकार हैं। वो के हैवर्स द्वारा ये सशक्त रूप में चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का 10वें नंबर का जो प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का। अब भारतीय चित्रकला का हम यदि इतिहास के बारे में बात करें तो ये कितने साल पुराना है, ये कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और अपना सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में देने की कृपा करें। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय चित्रकला का काल के बारे में बात करते हैं। ये कितना पुराना काल है दोस्तों। यदि हम बात करें, ये 5000 वर्ष पुराना काल है। ठीक है, 5000 वर्ष। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है। यदि मैं बात करूँ DVS SSB के अंतर्गत पूछा गया है, केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत पूछा गया है, यूपी के अंतर्गत पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये प्रश्न कई दफ़े ऐसा देखने को मिला, इनका समावेश देखने को मिला है, इसलिए आपके सम्मुख ये प्रश्न लेके उपस्थित हुआ। सौर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, महाबलीपुरम में ये मंदिर स्थित है। महाबलीपुरम में यदि हम बात करें तो यहाँ पर बालाजी या हनुमान जी का ये मंदिर है।
ठीक है, ये जो प्रसिद्ध है ये महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पेंटिंग के बारे में बात करें, पेंटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राजपूत पेंटिंग का समय क्या है। अब देखिए, राजपूत पेंटिंग जब पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, गुलेर शैली, चंबा शैली, हम यदि कांगड़ा शैली की बात करें या बूदी शैली की बात करें, जितनी भी शैली है उसके अंतर्गत हम अगर राजपूत शैली के बारे में बात करें या राजपूत पेंटिंग के बारे में बात करें तो इसका समय कब से कब तक निर्धारित रहा, ये जो राजपूत शैली कब से कब इसका चित्रांकन किया गया है। यदि मैं बात करूं दोस्तों, ये 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य राजपूत पेंटिंगों का कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा था। उस समय ये चित्रांकन सर्वाधिक रूप में हो रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए, जो जंतर मंतर का जो चित्रांकन है तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये दोस्तों ये राजा मान सिंह द्वारा इसको बनवाया गया है। ठीक है, जंतर मंतर का कभी क्वेश्चन आता है कि ये चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, किसने बनवाया है, तो राजा मान सिंह द्वारा इसको बनवाया गया है। अब इसी श्रृंखला का हम बात करते हैं 14वें नंबर का प्रश्न, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। देखिए, गोल गुंबद कई दफे क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको लग रहा होगा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब गोल गुंबद की यदि हम बात करें तो गोल गुंबद आपके बीजापुर में स्थित है। ठीक है, अब 15 नंबर का जो प्रश्न है, 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंटर मेकर कौन था। जो 1890 का जो ग्रुप था उसमें प्रिंट मेकर, जो प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर था वो कौन था, ये आपको बताना है। देखिए, ये ज्योति भट्ट है, जो प्रिंट मेकर के रूप में जाना जाता है। जो 1890 का जो ग्रुप था उसके अंतर्गत ये प्रिंट मेकर जो है ज्योति भट्ट को माना जाता है। अब इसी श्रृंखला का 16वां प्रश्न, ठीक है, अयाती पेंटिंगों की एक श्रृंखला, अयाती पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है। अब अयाती पेंटिंगों की एक श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है ये आपको बताना है। देखिए, जो ये पेंटिंग बनाई गई है रामचंद्र नायर द्वारा इस पेंटिंग को बनाया गया है। ये श्रृंखला है, पूर्ण रूप से इसको रामचंद्र नायर द्वारा इसको बनाया गया है। अब इसी श्रृंखला का 17वें नंबर का जो प्रश्न है, टू द आइज ऑफ इन आर्टिस्ट किस फिल्म ने किसने बनवाई थी, ये फिल्म किसने बनाई थी। ठीक है, जो ये प्रश्न टू द आइज ऑफ इन आर्टिस्ट फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी। देखिए, ये पेंटिंग आधुनिक चित्रकारों की श्रृंखला में इनका नाम बहुत ज़्यादा विश्वविख्यात है। ये हमारे ही इंडिया के जो पेंटर हैं या कहें चित्रकार हैं, M.F. हुसैन जी द्वारा ये पेंटिंग ये फिल्म बनवाई गई थी। टू द आइज ऑफ इन आर्टिस्ट वाली जो फिल्म बनाई गई थी ये M.F. हुसैन द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं लैंप और मकड़ी के बीच का संबंध से संबंधित एक चित्रांकन किया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया, लैंप और मकड़ी का जो चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये जो ये चित्रांकन किया गया है, ये जो पेंटिंग बनाई गई है M.F. हुसैन द्वारा ही बनाई गई है, M.F. हुसैन जी द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं राम कुमार प्रसिद्ध है अपने प्रकृति चित्रण के लिए। अब देखिए, राम कुमार प्रसिद्ध है अपने किस चीज के लिए। देखिए, जो राम कुमार जी हैं वो अपने प्रकृति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। यदि मैं बात करूं, जो इनका समय रहा 1960 से 1970 के मध्य का ये समय रहा। अब ठीक है, राम कुमार कभी क्वेश्चन आया, राम कुमार प्रसिद्ध क्यों है, ये अपने प्रकृति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। इनका जो प्रकृति चित्रण का जो समय रहा वो रहा आपका 1960 से 1970 के मध्य का ये समय इनका रहा। ठीक है, इसी समय में स्वारथी रूप में इन्होंने प्रकृति चित्रण को बनाया था। अब बात करते हैं ओपी कलाकार का नाम बताइए। ओपी कलाकार कौन है। अब ओपी कलाकार कौन है, वासली ये चित्रकार है, ओपी कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है, वासली। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न, जॉय ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, यह हेनरी मातिस द्वारा ये पेंटिंग को बनाया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से दोहरा रहा हूँ, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग मातिस द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, हेनरी मैतिस द्वारा ये बनाई गई है। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न 22वें नंबर का जो प्रश्न है, किसने लिंचिंग नामक ग्रास पेंटिंग बनाई। अब किसके द्वारा लिंचिंग ग्रास नामक पेंटिंग बनाई गई थी, ये मैनेट द्वारा इसको बनाया गया है। मैनेट द्वारा इस पेंटिंग को लिंचिंग और ग्रास के रूप में ये इनके द्वारा बनाई गई है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसी श्रृंखला का 23वां नंबर का जो प्रश्न है ये है आपका, अभी
अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम है। ये अभिव्यंजनात्मक जो कलाकार हैं इनका नाम क्या है? ये मख नामक के कलाकार है, इनको मख के रूप में से जाना जाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न है, कुमुदिनी के फूल जिसे हम वाटर लिली के रूप में जानते हैं, ये पेंटिंग की जो श्रृंखला है ये किसके द्वारा बनाया गया? देखिए, कुमुदिनी के फूल जिसे हम लिली ऑफ, ठीक है, क्या है इसका फिर से दोहराता हूँ मैं, कुमुदिनी के फूल जिसे हम वाटर लिली के नाम की जो पेंटिंग श्रृंखला है किसके द्वारा बनाई गई है? ये मोनेट द्वारा इसको बनाई गई है। ठीक है, कुमुदिनी के फूल को इस पे आधारित ये चित्रांकन मोनेट द्वारा इसे बनाया गया है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, जय निवास महल कहाँ स्थित है? ये जय निवास महल कहाँ स्थित है दोस्तों? यदि मैं बात करूँ, ये जय निवास जो महल है ये जयपुर में स्थित है और इसके जो ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये राजा सवाई सिंह जो थे उनके द्वारा बनाया गया था और 1699 से 1743 तक ये बना। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, 26वें नंबर का प्रश्न, औरंगजेब का बुढ़ापा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंगजेब का ये बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? देखिए, औरंगजेब का जिसमें बुढ़ापा, जब औरंगजेब बूढ़ा हो रहा था उस समय की कृति बनाई गई थी। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये अरविंद नाथ ठाकुर द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। कभी क्वेश्चन आ जाता है, अरविंद नाथ ठाकुर द्वारा कौन सी कृति बनाई गई है? औरंगजेब का बुढ़ापा। औरंगजेब का बुढ़ापा किसके द्वारा बनाया गया है? ये अरविंद नाथ ठाकुर द्वारा ये बनाया गया है। अब इसी श्रृंखला का 27वें नंबर का प्रश्न, प्रेरणदूत नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? ये गगनेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा ये पेंटिंग बनाया। प्रेरणदूत किसके द्वारा बनाया गया है? गगनेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। अब इसी श्रृंखला का 28वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, बिलाप चित्र बनाया गया है। ये बिलाप चित्र मतलब जब कोई ही संकट आ जाता है या किसी को ऐसी दुखित घटना से कोई गुजरता है तो जिसमें अपना बिलाप करता है, जब रोना धोने का जो सीन है, इस पे आधारित जो चित्रांकन है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये सतीश गुजराल द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है, बिलाप। ठीक है, अब बात करते हैं ज्यामिति रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध होता है? अब देखिए, ज्यामिति ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यामिति रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध होता है? यह देखने को मिलता है, ये मांडना में के अंतर्गत ये देखने को मिलता है, मांडना। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का 30वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, बंधक प्रयुक्त किया जाता है। अब बंधक किसके अंतर्गत प्रयुक्त किया? यह वाटिक चित्रकला के अंतर्गत इसे प्रयोग किया जाता है। वाटिक चित्रों के अंतर्गत इसका जब चित्रांकन किया जाता है तो बंधन के मतलब ये एक दूसरे से जकड़न, एक दूसरे से बंधे हुए श्रृंखला की बात करें, एक दूसरे से जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये जो बंध होता है तो वो वाटिक चित्रकला के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अब इसी श्रृंखला का 31वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? ये एक देखिए, चित्रकला में दूरदृष्टिता सटीकता क्या होती है? ये कह रहा है, देखिए चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता, दूर की चीजें हमें लघु देखने को मिलती है। ये क्या होती है? ये सटीकता के अंतर्गत हम इसे संबोधित करते हैं। सटीकता का प्रमाण देते हैं। जब हम लघु चित्रों की बात करते हैं दूर दृष्टि से, हम जब दूर की चित्रों को देखते हैं लघु तौर पे, मतलब जब दूर की चित्रों को देखते हैं हमें छोटे दिखाई देते हैं, तो ये सटीक प्रमाण के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगले प्रश्न की। इसी श्रृंखला का 32वें नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है आपके कला के संदर्भ में कला का पर्याय है। देखिए, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या होता है? ये एक प्रकार की ये शैली होती है। ठीक है, अब ये शैली होती है चित्रकला के संबंध में कला शब्द का प्रयोग शैली के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब ये ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 33वें नंबर का प्रश्न, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मानवतावाद किसकी कुंजी है? अब मानवतावाद कुंजी किसकी है ये बताना है आपको। ये प्रश्न कहीं दफे पूछा गया है। ये पुनरुत्थानवाद का ये क्या है? कुंजी मानी जाती है। इसे पुनरुत्थानवाद का ये कुंजी है। मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की ये कुंजी मानी गई है। अब लोक कला का ज्ञान कब हुआ था? अब जो हम लोक कला की बात करें, किसी प्रदेश की जो कला होती है या उसके स्थानीय क्षेत्र में जो कलाएं होती हैं उनको हम लोक कला कहते हैं। अब इसका प्रयोग
कब हुआ या इसकी खोज कब हुई यदि हम बात करें, तो इसका जो ज्ञान हमें जो प्राप्त हुआ था लोक कला की यदि हम बात करें, तो इसकी ज्ञान हमें आपको 19वीं शताब्दी के मध्य इसका ज्ञान हमें देखने को मिला। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य लोक कला का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। अब वीरभूमि प्रसिद्ध है। अब वीरभूमि क्यों प्रसिद्ध है आपको बताना है। ये पश्चिमी बंगाल में स्थित ये वीरभूमि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए वीरभूमि क्यों प्रसिद्ध है, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कहाँ है, पश्चिमी बंगाल, बंगाल में ये स्थित है, जिसे हम वीरभूमि के ये टेराकोटा मंदिरों के रूप में से हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 35वें नंबर का जो प्रश्न, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं। अब अलंकारिक जो रेखांकन है वो किन रेखाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें लयात्मक रेखाओं के माध्यम से इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का 37वें नंबर का प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये कह रहा है जापानी कला इग्वाना क्या है। अब जापानी कला इग्वाना क्या है, एक प्रकार का ये पुष्प संयोजन है जिसमें फूलों का पूर्ण रूप से समावेशित देखना, इसमें विभिन्न रंगों के फूलों का समायोजित संयोजन किया जाता है, जिसमें हमें इग्वाना कहा जाता है इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब इसी श्रृंखला का 38 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है, ये रैम्बा द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, मेरे साथ इसे आप नोट करते हुए जाइएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। अब टेराकोटा मूर्तियां बनाई जाती है। अब टेराकोटा मूर्ति किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्तों, यदि हम बात करें टेराकोटा जो मूर्ति बनाई जाती है वो मिट्टी के माध्यम से बनाई जाती है, मिट्टी को मिलाकर इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का 40वें नंबर का प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक कौन है। शिल्प रत्न के लेखक कौन है, ये श्री कुमार जी हैं। शिल्प रत्न के ये लेखक हैं श्री कुमार जी। ठीक है, अब रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है। अब देखिए रेखाओं द्वारा, देखिए फिर से दोहरा रहा हूं, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है। अब जो रेखाओं द्वारा हम यदि हम किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, हम किसी चीज को दर्शाना चाहते हैं, हम अपना संदेश किसी व्यक्ति विशेष तक पहुंचाना चाहते हैं, हम वो रेखाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से इस शैली के अंतर्गत जो रेखाओं द्वारा जो भाव प्रदर्शित होते हैं तो किस शैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो यदि हम बात करें ये शैली, तो ये अजंता शैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अजंता शैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं क्योंकि अजंता शैली के अंतर्गत जो बारीक रेखाओं से जो भाव विभूति जो प्रदर्शित की गई हैं उनके माध्यम से हमें प्रतीत होता है कि ये इस आधार पर ये चित्रांकन है, ये बुद्ध के पूर्ण जन्मों का चित्रांकन इसके अंतर्गत गया है, या इसमें भिक्षु के रूप में, या कहें पद्ममाणी बौद्ध सत्व की बात करें, या हम कहें कैलाश मंदिर की बात करें, या शिव से संबंधित बात करें, या नटराज से संबंधित जितने भी ये चीज़ें बनाई गई हैं ये रेखाओं द्वारा प्रदर्शित हुई हैं। ये आपको अजंता शैली के अंतर्गत ये भाव विभोरता हमें देखने को मिलती है जिसमें भाव होते हैं। देखिए इसके अंतर्गत यदि हम बात करें अजंता के अंतर्गत जो बेल बूटी या फिर हम फेरेस्को तकनीक की बात करें या भित्ति चित्रों की बात करें, तो ये सारी चीज़ें रेखाओं के द्वारा जो भाव प्रदर्शित किया जाता है वो अजंता शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या होता है। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या होता है। यदि मैं बात करूं जो लोक कला स्थानीय स्तर पर बात करूं या प्रदेश स्तर पर बात करूं, देखिए भारत के अंतर्गत अलग अलग प्रदेश हैं तो अलग अलग प्रदेशों की क्या होती है, अलग अलग स्थानीय लोक कला होती है। अब लोक कला का जो माध्यम होता है उसमें गोंद मिलाकर मिट्टी का प्रयोग उसके अंतर्गत किया जाता है, ये लोक कला के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का 43वां नंबर का जो प्रश्न है, रोडिस द्वारा किन रंगों का दृश्यानुभूति होती है। यदि रोडिस के द्वारा यदि हम कहें जो हमारे जो रेटिना के जो पीछे का जो पृष्ठ होता है उसमें हमें क्या होता है, काला और सफेद रंगों की क्या होती है, दृश्यानुभूति होती है। और ये क्या होती है, ये तनु ग्रंथि होती है, उसके भाव से हमें ये ग्रंथियों से हमें काला और सफेद का दृश्यानुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का 44वें नंबर का प्रश्न फंड संबंधित है। अब फंड संबंधित किससे है, ये किस शैली से संबंधित है। यदि मैं बात करूँ ये राजस्थानी शैली से संबंधित है। ये कपड़े पर बनाया गया चित्रांकन होता है, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों पर आधारित ये बनाया गया है
बनाया गया ये चित्रकारी होती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा में फंड कहा जाता है, ठीक है। आगे सेक्स फूल और सूफी संत किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं तो ये जहांगीर काल के जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार रहे हैं बिशन दास द्वारा ये चित्रांकन किया गया है, क्योंकि बिशन दास द्वारा ही बहुत से ऐसे चित्रांकन किए गए हैं जो भी यदि मैं बात करूं मुगल काल के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक माना जाता है। ये जहांगीर काल में सारथी रूप में देखने को हमें प्राप्त होता है। अब फूलकारी क्या है, ठीक है। ये फूलकारी क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये कपड़े में किए जाने वाली, जैसे चिकन कढ़ाई होती है उसी प्रकार से कपड़े में की जाने वाली एक क्या है, ये कढ़ाई है, ठीक है। फूलकारी क्या है, एक प्रकार की कढ़ाई है जो वस्त्रों में की जाती है। अब बात करते हैं ब्लैक पेंगा कहा जाता है। ब्लैक पोंगा कहा गया है, किसे कहा गया है, यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पोंगा कहा गया है। अब इसी श्रृंखला का 48वें नंबर का प्रश्न, ये वाला क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, शांति निकेतन किस जनपद में है। देखिए शांति निकेतन के बारे में आपने बहुत ढेर सारा पढ़ा होगा कि भैया, अब आज जो हम बात करेंगे शांति निकेतन किस जनपद के अंतर्गत है, किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो ये कोलकाता जनपद के अंतर्गत ये शांति निकेतन आता है। अब इसी श्रृंखला का 39वें नंबर का जो प्रश्न कहता है, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं। अब रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, ह्यूब कहते हैं इसको, ह्यूब। फिर से सुन लीजिए, यदि मैं बात करूं रंग को तकनीकी भाषा में ह्यूब कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसी श्रृंखला का 50वें नंबर का जो प्रश्न है, किसने कहा था मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं। किस चित्रकार द्वारा कहा गया है कि मैं जानता हूं पर मैं कुछ नहीं हूं, ये क्या गया, सुकरात द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। सुकरात द्वारा ये कहा गया है कि मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं हूं, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने सेकंड या कहें कितने चित्रों में इसको चित्रांकन किया जाता है। यदि हम एनिमेशन की बात करें तो जब हम कार्टून चित्रांकन की बात करते हैं, उनको सजीव रूप में जब हम प्रदर्शित करते हैं या हम उनको प्रदर्शित रूप में उनको दर्शाते हैं, तो वो 24 चित्र प्रति सेकंड के हिसाब से उनको सजीव रूप में प्रदर्शित करने में लगता है 24 सेकंड प्रति फ्रेम, ठीक है। 24 चित्रों का जो श्रृंखला होती है, 24 चित्र जब बन के उभरते हैं वो प्रति सेकंड के हिसाब से मूव करते हैं, तो ये जो कार्टून होते हैं वो कार्टूनिस्ट के रूप में वो सजीव तौर पर हमें आभास होते हैं कि ये वर्क कर रहे हैं या अब हिल डुल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है। अब कामसूत्र शैली का चित्रांकन किस शैली के अंतर्गत हुआ है। देखिए कामसूत्र का जो ग्रंथ कहा जाता है ये जैन शैली का अंतर्गत हुआ है, ठीक है। ये जैन शैली का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। यदि कहें जो प्रमुख ग्रंथों में से एक है ये कामसूत्र, ये जैन शैली का वासिष्ठायन द्वारा ये रचित है। अब बात करें मोनोक्रोम क्या है। देखिए मोनोक्रोम एक प्रकार के रंगों की विभिन्न प्रकार की एक टोन होती है, उसे मोनोक्रोम कहा जाता है, ठीक है। एक ही रंगों के विभिन्न तानों से जो प्राप्त होता है उसे मोनोक्रोम कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रभाववाद का जनक कहा जाता है। देखिए प्रभाववाद का जनक के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है ये आपको बताना है। ये एक द्वार माने को कहा जाता है, प्रभाववाद का जनक के रूप में एक द्वार माने को माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये गांधार शैली का जो मिश्रण की शैली के अंतर्गत या किस शैली से ये गांधार शैली का भाव उत्पन्न हुआ है। यदि मैं बात करूं इसमें आपको एक भारतीय शैली दिखेगी, एक चीनी शैली के मिश्रण से गांधार शैली का प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब इसी श्रृंखला का 55वें नंबर का प्रश्न है। अब पांडुलिपि जो पांडुलिपि होते हैं चित्र बनाए गए हैं। अब जो पांडुलिपि के जो चित्र सर्वाधिक किस रूप में बनाए गए हैं, किस पे इनको सर्वप्रथम बनाए गए हैं, तो बात करूं यदि तो मैं ये ताड़पत्र पर इनको सर्वाधिक रूप में पहले बनाया गया है जैन शैली के अंतर्गत ये कहूँ तो इस को ताड़पत्र के अंतर्गत इनको बनाया गया है, ठीक है, जो पांडुलिपि होते हैं। अब कभी क्वेश्चन आ जाए ताड़पत्र किस पर बनाए गए हैं, ये पांडुलिपि चित्रों में इसको बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, दृश्य कला में स्टेंसिल
तकनीक को कहा जाता है? अब दृश्य दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीक को कहा जाता है। ये ग्रेफिटिक कहा जाता है, इसे ग्रेफिटिक रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। अब ग्रुप आर्ट समर्पित है। अब ग्रुप आर्ट किस चीज़ के लिए समर्पित है ये आपको बताना है दोस्तों। ग्रुप आर्ट जो समर्पित है ग्राफिक पेंटिंग के लिए ये समर्पित है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1976 से 77 के मध्य ये हमें देखने को मिलता है। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला का संबंध है। अब देखिए अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला का संबंध किस चीज़ से है। अगर मैं बात करूं अजंता पे जो चित्र बने हैं, कहने का मतलब है कि अजंता के जो सारथी रूप में जो चित्र देखने को मिलते हैं किस धर्म से संबंधित है ये, ठीक है। अब यदि मैं बात कहूँ तो वहाँ पर जो अजंता के अंदर जो चित्र देखने को मिले हैं वो बौद्ध धर्म से भी देखने को मिले हैं, जैन धर्म के भी देखने को मिले हैं। ठीक है, ये इस चीज़ से संबंध है, जैन और बौद्ध धर्म। और हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म भी आता है। ठीक है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये 3 धर्मों का समारूप हमें अजंता के अंतर्गत, कटाव के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। अब ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था? अब ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? हिंगेल द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, यूकियो-ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? ये जापान की प्रसिद्ध कला शैली है यूके-ई, ये जापान की शैली का ये प्रश्नावली है। ये यदि मैं बात करूँ ये चित्र, ये शैली जापानी शैली के अंतर्गत। अब एरिना संबंध है। अब एरिना किससे संबंधित होती है? दोस्तों यदि मैं बात करूं एरिना का जो संबंध होता है वो एनिमेशन से संबंधित होती है, एनिमेशन पर आधारित ये होती है। ठीक है, अब वल्ली कला का प्रदेश किससे संबंधित है? अब जो वल्ली कला, ये वल्ली पेंटिंग जो बनाई जाती है, इस कला का संबंधित प्रदेश कौन सा माना गया है? दोस्तों यदि मैं बात करूं जो वल्ली का आर्ट है, जैसे कि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग कलाएं होती हैं, उसी प्रकार से ये मुंबई के अंतर्गत वल्ली कला प्रसिद्ध है। ठीक है, वल्ली कला मुंबई के अंतर्गत बनाई जाती है। अब बात करते हैं, अब तलिका कट का संबंध है। अब तलिका कट का संबंध किससे होता है? ये मूर्तियों से ये संबंधित है। जो भारत की विश्व विख्यात मूर्तियां होती हैं जो मूर्तिकार द्वारा बनाई जाती है, यह यदि मैं कहूँ इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1940 में इसका शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये जो श्रृंखला मैंने आपके सम्मुख से लाया था ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।